परिवर्तन ही ब्रह्मांड का नियम है। आज की हमारी चर्चा इसी एक विचार के इर्द गिर्द घूम रही है, खासकर जब बात ग्लोबल पॉलिटिक्स की हो, जहां कुछ भी मतलब हमेशा के लिए नहीं रहता। आज तारीख है 2 दिसंबर 2025 और हमारे सामने है इंडियन एक्सप्रेस में छपा एक बहुत ही दिलचस्प लेख। जी। ये लेख राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के बारे में है। 4 साल में ये उनकी पहली भारत यात्रा है और ये एक ऐसे मोड़ पर हो रही है जब यूक्रेन में शांति की कोशिशें तेज हो गई हैं। हाँ, टाइमिंग बहुत जरूरी है इसकी। बिल्कुल। तो आज हम इसी लेख की परतों को खोलेंगे। यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए ये चर्चा बहुत काम की हो सकती है, क्योंकि इसमें हम भारत की विदेश नीति, खासकर वो क्या कहते हैं, बहुसंरेखण की चुनौतियों पर बात करेंगे। मल्टी अलाइनमेंट, हाँ। और बदलते माहौल में भारत रूस संबंधों को एक नई परिभाषा देने की जरूरत पर भी। हमारा मिशन ये समझना है कि क्या ये मुलाकात एक पुरानी दोस्ती को वाकई कोई नई दिशा दे सकती है। सही बात है। चलिए इसे खोलकर समझते हैं। लेख की शुरुआत ही एक बड़ी तीखी बात से होती है। अच्छा। हाँ, वो कहते हैं कि दिल्ली भले ही मॉस्को को अपना सदाबहार सबसे अच्छा दोस्त कहती रहे, लेकिन जमीनी हकीकत शायद उतनी गुलाबी नहीं है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, क्योंकि हम तो हमेशा से यही सुनते आए हैं। हाँ, और यही इस लेख का होसन बिंदु है, मतलब सेंट्रल पॉइंट है। लेखक का तर्क है कि पिछले कुछ सालों में भारत रूस के रिश्ते में वो पुरानी गर्मजोशी नहीं रही। ये अब काफी हद तक मतलब सिर्फ सरकारों के बीच का एक लेन देन वाला रिश्ता बनकर रह गया है। ट्रांजैक्शनल जिसे कहते हैं। एग्जैक्टली, ट्रांजैक्शनल। भारत का जो नया डायनामिक प्राइवेट सेक्टर है या जो आज की युवा पीढ़ी है, उसमें रूस को लेकर वो आकर्षण नहीं दिखता जो शायद सोवियत संघ के जमाने में था। आज के भारतीय समाज में रूस की मौजूदगी सिर्फ एक हल्की सी गूंज जैसी है। और लेख के मुताबिक यही हाल मॉस्को का भी है ना। वहां के लिए भी भारत अब शायद उतनी प्रायोरिटी नहीं रखता। बिल्कुल। वहां का जो एलीट वर्ग है, उनका पूरा ध्यान अमेरिका, यूरोप और अब चीन पर लगा हुआ है। भारत उनके एक साइड स्टोरी जैसा बन गया है। तो सवाल उठता है कि अगर दोनों तरफ से इतनी उदासीनता है, तो फिर ये रिश्ता अब तक टिका कैसे है? हाँ, और लेख इसका श्रेय काफी हद तक राष्ट्रपति पुतिन की व्यक्तिगत प्रतिबद्धता को देता है, न कि किसी गहरे संस्थागत या आर्थिक हित को। और शायद यही वजह है कि उनकी ये यात्रा एक बड़ा मौका है इस रिश्ते में आई ढलान को रोकने का। तो ये एक तरह से पर्सनल केमिस्ट्री पर चल रहा रिश्ता है। हाँ, बिल्कुल। जिसे अब एक ठोस बुनियाद की जरूरत है। पर लेख ये भी साफ करता है कि ये बुनियाद सिर्फ रक्षा सौदों से नहीं बन सकती। नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब S-400, S-500 मिसाइल सिस्टम या Su-57 लड़ाकू विमान खरीदने से दोस्ती की गारंटी नहीं मिलती। नहीं, रियायती दरों पर मिल रहे तेल के शॉर्ट टर्म फायदे से ये सब जरूरी है, लेकिन ये रिश्ते की नींव नहीं हो सकती, ये सिर्फ दीवारें हो सकती हैं। अच्छा। लेख साफ कहता है कि अगर इस रिश्ते को बचाना है तो एक ठोस व्यावसायिक, तकनीकी और वैज्ञानिक साझेदारी की बुनियाद डालनी ही होगी, वरना मॉस्को के साथ मिलकर बहुध्रुवीय दुनिया बनाने की दिल्ली की बातें सिर्फ खोखली बयानबाजी लगेंगी। और जब हम आंकड़ों को देखते हैं तो ये चुनौती और भी साफ नजर आती है। हाँ, वो आंकड़े तो वाकई चौंकाने वाले हैं। लेख में बताया गया है कि भारत रूस को साल में मुश्किल से $5 अरब का सामान बेचता है। सिर्फ 5 अरब। अब इसकी तुलना अगर हम अपने पड़ोसी बांग्लादेश से करें, जिसे हम $11 अरब का निर्यात करते हैं। 11 अरब सोचिए जरा। मतलब एक $2.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के साथ हमारा व्यापार बांग्लादेश से भी आधा है। ये तो बहुत बड़ी अनफुलफिल्ड पोटेंशियल है। बहुत बड़े। और सोचिए, लेख एक और संभावना की तरफ इशारा करता है। अगर यूक्रेन में शांति हो जाती है और रूस के रिश्ते यूरोप और अमेरिका से फिर से सामान्य होने लगते हैं, हाँ, तो रूसी अर्थव्यवस्था में जबरदस्त तेजी आ सकती है। इसके साथ ही युद्ध के बाद यूक्रेन के पुनर्निर्माण का एक बहुत बड़ा काम होगा। अच्छा। ये दोनों भारत के लिए अरबों डॉलर के मौके हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारतीय कंपनियां और सरकार इन मौकों को भुनाने के लिए तैयार है? हमें अभी से इसकी तैयारी करनी होगी। लेकिन यहीं पे कहानी में एक बड़ा पेच है। भारत को ये सब उस वक्त करना है जब रूस भारत के सबसे बड़े आर्थिक पार्टनर्स यानी अमेरिका और यूरोप के साथ सीधे टकराव में है। सही। और यहीं पर आकर भारत की बहुसंरेखण की नीति यानी सबसे दोस्ती रखने की स्ट्रैटेजी पर भारी दबाव पड़ता है। ये एक तरह से कूटनीतिक रस्सी पर चलने जैसा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये इस पूरे मामले का सबसे जटिल हिस्सा है और लेख इसी की गहराई में जाता है। देखिए, यूक्रेन युद्ध को लगभग 4 साल हो गए हैं
और अब ये साफ हो गया है कि पश्चिम अपनी सीमाओं पर रूस को सैन्य रूप से नहीं हरा सकता। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बयानों में भी बदलाव आया है। हाँ, मैंने भी पढ़ा था। पहले वो न्यायपूर्ण शांति की बात करते थे, अब सम्मानजनक शांति की। ये दिखाता है कि कीव की स्थिति कमजोर हुई है और पश्चिम को भी अब कुछ रियायतें देनी पड़ेंगी। सवाल सिर्फ ये है कि कब और कितनी। ये तो पश्चिम की बात हुई, लेकिन क्या रूस इस टकराव से थक नहीं रहा है, या फिर वो अब भी पूरी तरह से चीन पर निर्भर रहने में खुश है? लेख इस पर कोई रोशनी डालता है? डालता है, और यही बात दिलचस्प है। भारत में कई विश्लेषकों के विपरीत लेख कहता है कि मॉस्को में भी यथार्थवादी लोग ये समझ रहे हैं कि पश्चिम के साथ हमेशा का टकराव मतलब सस्टेनेबल नहीं है। अच्छा। हाँ, रूस पश्चिम से दुश्मनी नहीं बल्कि एक डील चाहता है। वो G8 जैसे समूहों में अपनी पुरानी सम्मानजनक जगह वापस चाहता है और यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था को तय करने में एक अहम भूमिका निभाना चाहता है। वो चीन का जूनियर पार्टनर बनकर नहीं रहना चाहता। और इसी माहौल में अमेरिकी कूटनीति भी सक्रिय हो गई है। लेख में जिक्र है कि एक हाई प्रोफाइल अमेरिकी डेलीगेशन शांति समझौते के लिए मॉस्को में है। जी, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूत, रियल एस्टेट टाइकून स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जैरेड कुशनर एक बड़े सौदे की कोशिश के लिए मॉस्को पहुंचे हैं और वो ज़ेलेंस्की के सलाहकारों से बात करके आए हैं। ओह। लेख का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन गुप्त वार्ताओं का सीधा ब्यौरा खुद पुतिन से मिलेगा। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जानकारी होगी। तो यूक्रेन में शांति भारत के लिए इतनी जरूरी क्यों है? हम तो भौगोलिक रूप से उस संघर्ष से बहुत दूर हैं। भौगोलिक रूप से दूर है, लेकिन रणनीतिक रूप से हम इसके केंद्र में हैं। इस युद्ध ने भारत की सबके साथ अच्छे संबंध वाली नीति पर जबरदस्त दबाव डाला है। सही बात है। हमें पश्चिम और रूस के बीच संतुलन बनाने में बहुत मुश्किल हुई है, और इससे भी बुरी बात ये हुई कि इस युद्ध ने रूस को चीन पर बहुत ज्यादा निर्भर बना दिया। और चीन एक ऐसी ताकत है जिसके साथ भारत के अपने गहरे सीमा विवाद हैं। बिल्कुल। तो एक तरह से हमारे दोस्त का झुकाव हमारे प्रतिद्वंदी की तरफ बढ़ गया। लेख का निष्कर्ष साफ है, जब तक रूस और पश्चिम के बीच समझौता नहीं होता, भारत के लिए मुश्किल बाहरी माहौल बना रहेगा। अगर हम पश्चिम की बात करें तो उन्होंने भारत के रुख पर कैसी प्रतिक्रिया दी है? हमने रूस के हमले की सीधी निंदा नहीं की और रूसी तेल का आयात भी बहुत बढ़ा दिया। पश्चिम में इसे लेकर काफी नाराजगी तो थी, लेकिन प्रतिक्रिया मिली जुली रही। लेख यहाँ 2 अमेरिकी राष्ट्रपतियों के नजरिए की तुलना करता है। अच्छा। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ये सुनिश्चित किया कि भारत के रूस के साथ रिश्ते अमेरिका भारत साझेदारी के बीच ना आए। उन्होंने बड़ी तस्वीर देखी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ठीक इसका उल्टा किया। क्या किया उन्होंने? उन्होंने रूसी तेल खरीदने का हवाला देकर भारतीय निर्यातों पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया। ये तो बड़ा दिलचस्प विरोधाभास है। एक तरफ तो भारत को रूसी तेल खरीदने पर सजा, हाँ, और दूसरी तरफ, जैसा कि लेख बताता है, ट्रंप खुद रूस के साथ व्यापार के मौके ढूंढ रहे हैं। ये तो रूल्स फॉर दी नॉट फॉर मी वाला मामला लगता है। बिल्कुल, और लेख इसी पाखंड को उजागर करता है। ट्रंप शायद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सबसे ज्यादा रूस समर्थक अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। अमेरिकी और यूरोपीय मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि ट्रंप की ये शांति की कोशिशें असल में रूस के हाइड्रोकार्बन और खनिज भंडारों तक अमेरिकी कंपनियों की पहुंच बनाने। अच्छा, तो ये सब बिजनेस के लिए है। हाँ, और यूक्रेन के प्राकृतिक संसाधनों पर विशेष अधिकार पाने की महत्वाकांक्षा से जुड़ी हैं। उनकी नीति को कॉमर्स पॉलिटिक कहा जा रहा है, यानी विशुद्ध रूप से व्यापार केंद्रित विदेश नीति। कॉमर्स पॉलिटिक, ये तो हुई अमेरिका की बात। यूरोप का क्या? अमेरिका के बाद वो हमारा सबसे बड़ा भागीदार है, उनकी क्या स्थिति है? यूक्रेन पर भारत के रुख से यूरोप भी खुश नहीं था, लेकिन उन्होंने भारत पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की, क्योंकि भारत यूरोप के साथ अपने रिश्ते गहरे करना चाहता है। इसलिए हम चाहेंगे कि यूरोप और रूस के बीच भी शांति हो। सही। पुतिन की ये यात्रा दिल्ली को एक मौका देती है कि वो यूरोप में सुलह के लिए अपने समर्थन को फिर से जाहिर करे। और लेख के मुताबिक यूरोप खुद एक बहुत अजीब सी स्थिति में फंसा हुआ है। हाँ, वो ट्रंप की इस कॉमर्स पॉलिटिक्स से बुरी तरह हिले हुए हैं।
उन्हें एक ऐसे अमेरिका का सामना करना पड़ रहा है जो अपने सहयोगियों की रक्षा करने से ज्यादा मॉस्को के साथ सौदे करने में दिलचस्पी रखता है। यूरोप और रूस के बीच जो एक प्राकृतिक आर्थिक निर्भरता थी वो युद्ध ने तोड़ दी है। अब उन्हें डर है कि ट्रंप यूक्रेन के पुनर्निर्माण में भी यूरोप को साइडलाइन कर सकते हैं। तो यूरोप के सामने दोहरी चिंता है। हाँ, एक तरफ रूस से सैन्य खतरा और दूसरी तरफ अमेरिका द्वारा अकेला छोड़ दिए जाने का डर। ये तो एक शतरंज की बिसात जैसा लग रहा है, जहां हर मोहरा एक साथ हिल रहा है। अमेरिका अपने खेल में है, यूरोप अपनी चिंता में है और रूस एक नई डील चाहता है। ऐसे में भारत के लिए सही चाल क्या होगी? इस पर लेख क्या कहता है? लेख का सार यही है कि ये जो बातचीत चल रही है ये अमेरिका, यूरोप और रूस के बीच रिश्तों को फिर से जमाने का एक दरवाजा खोलती है। ये एक उथल-पुथल का दौर है और भारत को इसी प्रवाह के बीच तीनों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करके अपना रास्ता बनाना होगा। तो जो चीज 2022 में असंभव लग रही थी, हाँ, यानी रूस और पश्चिम दोनों के साथ एक साथ अच्छे रिश्ते रखना, वो अब संभव दिखाई दे रही है। संभव तो है लेकिन आसान नहीं। लेकिन इसके लिए पहली और सबसे जरूरी शर्त क्या है? भारत को सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहली शर्त यह है कि दिल्ली को अपनी रूस नीति में जो असंतुलन आ गया है उसे ठीक करना होगा। एक ऐसी साझेदारी जो सिर्फ रक्षा सौदों और परमाणु सहयोग पर टिकी है वो आज की दुनिया में काफी नहीं है। इसे व्यापार, टेक्नोलॉजी, वैज्ञानिक सहयोग और लोगों के बीच के संबंधों को शामिल करने के लिए बहुत व्यापक बनाना होगा। यही इस पूरे लेख का केंद्रीय संदेश है। तो इन सब का क्या मतलब है? इसका सार ये है कि व्लादिमीर पुतिन की ये यात्रा भारत के लिए सिर्फ एक रूटीन मुलाकात नहीं है, बल्कि अपनी रूस नीति की कमियों को दूर करने का एक बड़ा मौका है। एक बहुत बड़ा मौका। जैसा कि लेख में कहा गया है, ये साझेदारी अब सिर्फ पुराने दिनों की यादों और कुछ रक्षा सौदों के सहारे नहीं चल सकती। बिल्कुल, इसे एक आधुनिक 21वीं सदी की आर्थिक साझेदारी में बदलना होगा। लेख हमें एक बात याद दिलाता है जो हम अक्सर भूल जाते हैं। क्या? 25 साल पहले, साल 2000 में, जब पुतिन ने राष्ट्रपति के रूप में भारत की अपनी पहली यात्रा की थी, तब भी एक ऐसा ही मौका था, एक नई शुरुआत का। लेकिन दोनों पक्षों ने उस मौके को गंवा दिया और रिश्ता पुराने ढर्रे पर चलता रहा। ये तो जरूरी बात है। ये हफ्ता उस रिश्ते को एक मजबूत और आधुनिक नींव पर रखने का दूसरा मौका है। अगर ये चर्चा जानकारीपूर्ण लगी तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कोई सवाल है या कोई और किसी और विषय पर ऐसी ही गहरी चर्चा चाहता है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। ये लेख आर्थिक हितों के आधार पर भारत रूस संबंधों को फिर से मजबूत करने पर केंद्रित है, जो कि बिल्कुल सही है। हाँ, लेकिन ये सोचने लायक है, अगर भविष्य में यूक्रेन में कोई शांति समझौता रूस को पश्चिम के और करीब ले आता है तो क्या होगा? ये एक दिलचस्प सवाल है। ये बदलाव भारत की रूस के साथ सदाबहार दोस्ती के रणनीतिक समीकरण को कैसे बदलेगा और तब भारत को अपनी ऊर्जा किन नई साझेदारियों को बनाने में लगानी होगी।